हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अंकुर गोला आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप इन क्वेश्चंस को शॉर्टेस्ट मेथड से सोल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि आप उसमें शॉर्टेस्ट मेथड भी सीखोगे और आप उस सवाल में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई चीज रेशो में लिखी हुई होती है उसको हम एक्चुअल वैल्यू में चेंज करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम सीपी से एसपी बना सकते हैं, किस तरीके से आप एसपी से सीपी में कन्वर्ट करते हैं, क्या यूनिटरी मेथड होता है, क्यों हम यूनिट वाली वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस प्यारे से सेशन को, तो जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन की आय में क्या होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि 25% कीमत बढ़ जाती है। किसी भी चीज को किस तरीके से बढ़ाते हैं और किस तरीके से घटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर कोई वैल्यू 25% बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, परसेंट की वस्तु को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे 25% लिखा हुआ है, हम इसको लिखेंगे 25/100, 25/100, यानी जो परसेंटेज को हटा के नीचे क्या लगाते हैं, साइन। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई संख्या 25% बढ़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये मूल संख्या को डिनोट करती है। किसको, मूल संख्या को डिनोट करती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 4 थी तो वो कितना बढ़ जाएगा, इसका 25% बढ़ जाएगा। 25% क्या हो जाएगा इसका, 1, यानी 4 से वो संख्या क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यही बात ये बोलता हूं कि कोई संख्या 25% घट जाती है तो इसका मतलब क्या है, 1/4, यानी अगर कोई संख्या 4 थी, अगर कोई संख्या 4 थी तो वो 25% घट जाएगी, यानी 1 घट जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, यूनिट में फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं और उसको इंक्रीज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कीमत लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, कीमत लिखा हुआ है। तो कीमत में क्या हुआ है, कीमत में क्या हुआ है, 25% घट जाती है। तो 25% को क्या लिखते हैं, 25% को लिखते हैं 1/4, यानी अगर किसी चीज की कीमत कितनी थी, 4 थी, तो वो घटने के बाद कितनी हो गया, 1 घटने के बाद कितनी रह जाती है, 3 रह जाती है। कितनी रह जाती है, 3 रह जाती है। लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री यानी सेल, अगर मैं बात करता हूं किसकी, सेल की बात करता हूं, बिक्री की बात करता हूं, तो बिक्री पे क्या फर्क पड़ेगा कि बिक्री 30% बढ़ जाएगी। तो 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100, यानी कितना, 3/10, यानी 10 से कितनी हो जाएगी, 10 से 3 बढ़ जाएगी। यानी बिक्री, अगर हम पहले 10 आर्टिकल बेच रहे थे तो अब कितने आर्टिकल बेचेंगे, 13 आर्टिकल। कितने बेचेंगे, 13 आर्टिकल बेचेंगे। तो उसने कहा है क्वेश्चन में कि उसकी आय में क्या अंतर होगा, उसकी आय में क्या अंतर होगा। तो बच्चों एक बात बताओ आप, अगर कोई एक आर्टिकल 4 रुपए का है, कितने का है, 4 रुपए का है, उसका प्राइस कितना है, 4 रुपए है, और हम सेल कितने कर पा रहे हैं, हम सेल कर पा रहे हैं 10। तो बताओ इस कंडीशन में आय कितनी होगी, तो आय होगी 40 रुपए। कितनी आय होगी, 40 रुपए। जब चेंज हुई है, कीमत चेंज हुई है, सेल भी चेंज हुई है,
तो कितना यहां पर कितनी आ जाएगी 39, कितना आएगा 39 रुपए की आय होगी। तो पहला आय कितनी थी 40 रुपए, अभी आय कितनी होगी है 39 रुपए। तो बताओ आय पे क्या फर्क पड़ा है, तो आय पे 1 की कमी आ गई है। तो हमें यही बात परसेंटेज में बताना है कि 1 की कमी आई है किस पे 40 पे। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो आएगा माइनस के कितना माइनस के 5/2 यानी कितना 2 सही 1/2%। तो आय क्या हो जाएगी, आय 2 सही 1/2% घट जाएगी। माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस सिर्फ ये डिनोट करता है कि वो घटी है। अगर यहां पर प्लस होता तो उसका मतलब क्या होता है कि आय बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में बेचकर 20% हानि पर बेचता है। वह आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता है, वह आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता है। प्यारे बच्चों देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कोई वस्तु 100 रुपए की है, कितने रुपए की है 100 रुपए की है, ठीक। अब मैं इस वस्तु को बेचना चाह रहा हूं 20% के लाभ पर, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, मैं इसको बेचना चाह रहा हूं 20% के प्रॉफिट पे। तो 20% का प्रॉफिट क्या होगा, 20% का वैल्यू होगा 1/5, कितना होगा 5, यानी 5 रुपए पे मैं 20% का प्रॉफिट लेना चाह रहा हूं, यानी 5 रुपए पे 1 का प्रॉफिट लेना चाह रहा हूं। तो कितने की वस्तु बिकेगी, तो प्यारे बच्चों हम डायरेक्टली कर सकते हैं 100 गुना कितना 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो सीधा लिखेंगे यहां पर 6/5, 6/5। तो ये सीधा क्या बन जाएगा, ये सीधा बन जाएगा एसपी, कितना बन जाएगा एसपी बन जाएगा ये 5 दूनी 10 और 20 छिक्का 120, यानी मुझे वस्तु कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी 120 रुपए की बेचनी पड़ेगी। ठीक है, इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। देखो 100 रुपए हमने क्या मानना है सीपी मान का है, 100 रुपए वस्तु का सीपी माना है। अब हम इसको बेचना चाह रहे हैं 20% के प्रॉफिट पे, कितना परसेंट 20% के प्रॉफिट पे हम इसको बेचना चाह रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे 100 का 20% निकालेंगे। 100 का जब आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे 20 रुपए आएगा, यानी हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए 20 रुपए का, यानी 100 रुपए हमारे वस्तु का सीपी है, प्रॉफिट हमें चाहिए कितना 20 का, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये चाहें कि हम तो सीधा डायरेक्टली एक एसपी बनाना चाहते हैं, हमने जैसे यहां पर 20% निकाला, 20% के बाद जितना प्रॉफिट आया उसको हम ऐड कर रहे हैं कि इसमें सीपी में। अगर हम चाहें डायरेक्टली कितना जाएगा एसपी आ जाए तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर 100, ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है सीपी को। हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हम लिखेंगे 120/100, तो कितना आएगा यहां पर 120, तो ये सीधा क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम 100 में प्लस करते हुए प्रॉफिट को तब भी एसपी निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं दूसरे तरीके से हम उस चीज को फ्रैक्शन में चेंज करते हुए तो भी हम उस पर क्या निकाल सकते हैं एसपी निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो मैं बच्चों बताता हूं, एक व्यक्ति वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है, उसने कितने रुपए में बेच दी 480 रुपए में बेचकर 20% की हानि होती है। बच्चों सीपी पर तो प्रॉफिट होता है, तो वो क्या बनता है एसपी बनता है, और सीपी पर ही क्या होता है लॉस होता है, तो भी वो क्या बनता है एसपी होता है। यानी सीपी पर ही प्रॉफिट ऐड किया जाता है और सीपी पर ही क्या होता है लॉस होता है। जब हमने एक वस्तु 480 रुपए में बेच दी और हम ये कह रहे हैं कि 20% का लॉस हुआ है, 20% की हानि हुई है, तो हानि किस पर होती है बच्चों, हानि किस पर होती है, हानि सीपी पे होती है। तो हमने माना वस्तु कितने की है सीपी की है।
अब हमें इसमें क्या हुई है, हमें 20% की हानि हुई है, तो हानि को लिखेंगे हम माइनस के 20%, इसका वैल्यू आएगा 1/5, यानी 5 पे हमें हानि कितनी हुई है, 1 की हमें हानि हुई है, तो हम लिखेंगे 5 पे 1 की हानि, तो 4/5। तो बच्चों ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एसपी, और एसपी हमें गिवन है कितना, 480 रुपए। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, यहां से सीपी निकल जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120, तो सीपी बराबर 12 पंजे 60। तो यानी वस्तु कितने रुपए की है, वो 600 रुपए की है। तो वही क्वेश्चन पूछा कि आरंभ में वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, तो आरंभ में 20% के लाभ पर बेचना चाहता था। तो सीपी कितना है, 600 रुपए। हम चाह रहे हैं इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना, तो मैं सीपी से एसपी कैसे बनाऊंगा, हमें चाहिए 20% का प्रॉफिट, यानी 1/5, 5 पे हमें 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो हम लिखेंगे 600 गुणा 6/5। तो इसे सोल्व करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 12 छिंग कितना होता है, 12 छिंग 72। तो कितने रुपए की बिकेगी वस्तु, 720 रुपए पे, इसका मतलब हम बेचना चाह रहे थे। ठीक है, क्लियर यहां तक। अभी मैंने तो आपको दूसरी कंडीशन बताया, जब हम प्रॉफिट को 100 में ऐड करके लिखते हैं तो कैसे कर सकते हैं हम। देखो हमें 20% हानि पर बेचा है ना, 20% हानि पर बेचा है, जो भी उस वस्तु का सीपी होगा वो अपने आप में कितने परसेंट होगा बच्चे, 100% होगा। कितने परसेंट होगा, 100% होगा। हम 20% के लॉस पर बेच रहे हैं, तो जब 100 पे 20% का लॉस होगा तो वस्तु कितने की बिकेगी, यानी 80% की वस्तु बिकेगी। 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 480 रुपए। कितना, 480 रुपए। तो यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 480/80, तो ये कितना आएगा, 8 छिंग 48, यानी 1% किसको डिनोट कर रहा है, 1% डिनोट कर रहा है 6 रुपए को। हमें वस्तु को बेचना है 20% के प्रॉफिट पे। तो देखो 100% तो हमारा क्या है भाई, 100% तो हमारा सीपी है। सीपी कितना है, 100%, प्लस हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए 20%, यानी हमें 120% की वैल्यू निकालनी है, और 1% की वैल्यू 6, तो 120% की वैल्यू कितना आएगा, 12 छिंग 72, 720 रुपए। तो यानी कितना जाएगा एसपी हमारा, 720 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने 100 के अकॉर्डिंग भी किया, जब हम प्रॉफिट को सीधा ऐड करके लिखते हैं, और मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आपको दोनों चीजें समझा दी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, इनका योगफल यानी सम 240 है, तो इनका अंतर हमें बताना है। प्यारे बच्चों रेशो कैसे बनता है, मैं आपको बताने वाला हूं रेशो किस तरीके से बनता है। देखो जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास 2 पाइप है, एक पाइप P1 है और एक पाइप P2 है। मैंने कहा कि जो पहला पाइप है वो 40 मीटर लेंथ का है। कितने मीटर, 40 मीटर। मैंने कहा दूसरा पाइप कितना है, वो 60 मीटर लेंथ का है। कितने मीटर लेंथ का है, 60 मीटर। और अगर मैं इनके सम की बात करता हूं, अगर मैं इनके सम की बात करता हूं तो सम कितना हो गया, ये कितना हो गया, 100 मीटर लेंथ के। तो एग्जाम में क्या काम करता है, ये जो आपको पाइप की लेंथ दे रखी है इसको क्या करेगा, सिंप्लीफाई कर लेगा। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो जब हम रेशो को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम यहां पर x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इधर भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों करते हैं हम दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई, क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि इधर x की मल्टीप्लाई कर दें और इधर किसकी मल्टीप्लाई कर दें, y की मल्टीप्लाई कर दें। तो उसका रीजन ये होता है प्यारे बच्चों, देखो अभी हमने यहां पर x का मल्टीप्लाई करी, अगर आप रेशो से एक्चुअल वैल्यू बनाओगे तो यहां पर तो हमें ये चीजें गिवन है, हमें पता है कि पहले वाला पाइप कितने मीटर का है, 40 मीटर का है, और दूसरा पाइप कितने मीटर का, 60 मीटर का है, और दोनों का हमें क्या पता है, सम कितना हो जाता है, 100 मीटर। तो क्या करते हैं, अगर आपको इस रेशो वाली वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू पर जाना है
तो आप जिसका भी मल्टीप्लाई करते हो, बताओ 2 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे जो 40 बन जाए, तो यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, 20 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जब आप 2 की गुणा 20 में करोगे कितना आएगा, 40 आएगा। तो आपको यानी इधर भी 3 का मल्टीप्लाई जो करोगे आप, वो आपको किस में करना पड़ेगा, 20 में ही करना पड़ेगा, तभी जाके कितने मीटर आएगा, 60 मीटर आएगा, 60 मीटर आएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं रेशो को एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए अगर इधर आप x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी काय की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से तो हम बात करते हैं एक्चुअल वैल्यू चेंज करने की। अब जब हमारे पास केवल रेशो होता है, जब हमारे पास केवल रेशो होता है और हमें क्या दिया होता है, जैसा ये हम कहते हैं यूनिट में 2 मीटर लंबा है, ये यूनिट में कितने मीटर है, 3 मीटर। तो हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड में जनरली क्या होता है, हम यूनिट वाली वैल्यू को कंपैरिजन कर देते हैं एक्चुअल वैल्यू के साथ में। देखो जैसे हमें यहां पर क्या पता है, सम पता है, तो अगर आप यहां पर सम देखोगे तो 2 और 3 का सम कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5 यूनिट। तो यहां पर तो दोनों पाइप कितने यूनिट के हैं, 5 यूनिट के हैं। और आप अगर यहां देखोगे तो यहां पर दोनों पाइप कितने मीटर के हैं, 100 मीटर के हैं। तो हम यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। क्या यूनिट की, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। अब हमसे जिस पाइप की भी लेंथ पूछता है वो मैं मान ले P1 की बात करता हूं, तो P1 की यूनिट कितनी है, 2, और 1 यूनिट का मान कितना है, 20। तो 20 दूनी कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हम पाइप की एल निकाल लेते हैं, लंबाई निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ चलता हूं तो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। क्या कि यहां पर यूनिट में दे रखा है 1:3 के अनुपात में। तो अगर आप इनका सम करोगे तो सम कितना आएगा, ये सम कितना आएगा, 1:3 का अगर मैं सम करूंगा तो वो आएगा 4 यूनिट। कितना आएगा, 4 यूनिट। और इसका सम कितना है, 240। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना जाएगा, 60। अब हमसे पूछा है इनका अंतर पूछा है। तो प्यारे बच्चों इनका अंतर क्या होगा, इनका अगर मैं अंतर की बात करता हूं तो इनका अंतर होगा 2। यानी हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट का मान कितना है, 60। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी उन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 120 का अंतर है। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बच्चों अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम में देखो हमें संख्याएं पता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें रेशो पता है। कितना है, 3:4 है। और इनका हमें क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा, वो कितना है, 84। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो सबसे पहले मैं इनको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, पहला नंबर भी पता करूंगा और दूसरा नंबर भी पता करूंगा। तो रेशो को एक्चुअल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आप इधर x का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इधर भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारी ये वाली वैल्यू क्या बन गई है, ये वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम बेटे क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं उनमें जो कॉमन होता है उसको लिखते हम एक बार। यहां पर अगर आप इस x को x को देखो तो यहां पर x क्या हुआ, कॉमन हुआ, तो इसको एक बार लिखेंगे। और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम यहां पर लिखते हैं, तो 3 भी लिखेंगे और 4 भी लिखेंगे। तो ये कितना आएगा, 12x। तो इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 12x आ जाता है। हमें एलसीएम दे कितना रखा है, 84। तो यहां से 12x की वैल्यू कितनी होगी, 84। तो x की वैल्यू 12×7 कितना हुआ, 84। तो हम x की वैल्यू निकल जाती है यहां पर, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब आपसे पूछा है बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या जिसकी यूनिट बड़ी वही बड़ी संख्या। तो यहां पर यूनिट 3 है, यहां पर 4 है, तो कौन सी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है हमारी
4x, और x की वैल्यू कितनी है 7, तो 4 सत्ते कितना हुआ 28। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो, एबीसी एक कार्यक्रम से 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ कार्यारंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 72, बी उस काम को कितने दिन में कर देगा 54 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को 72 दिन में कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 216, तो 36 छिक्का 216, 54 चौका 216 और 72 तिया 216। ये क्या डिनोट करता है? अगर ए किसी काम को 36 दिन में करता है तो ये वाली जो वैल्यू है ये डिनोट करती है टोटल वर्क को। किसको डिनोट करती है? टोटल वर्क को डिनोट करती है। तो ये क्या है? ये क्षमता है। क्या है? हमारी क्षमता है। और क्षमता क्या दिन की? क्षमता ये डिनोट करती है एक दिन की। किसकी? एक दिन की क्षमता की बात करते हैं। तो बी की क्षमता कितनी है 4 और सी की क्षमता कितनी है 3, और हमारा टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है 216। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो, आप ये मान के चलिए कि ये हमारा टोटल वर्क है, यहां से लेके यहां तक हमारा कितना है, ये टोटल वर्क को डिनोट करता है। तो सबसे पहले ये कहा कि तीनों एक साथ काम करते हैं, यानी जो काम की स्टार्टिंग करी है वो तीनों ने एक साथ करी है। क्या करा है? तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ करी है। लेकिन बाद में क्या हुआ? काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, काम यही तो समाप्त होना है। अगर यहां से लेके यहां तक टोटल काम 216 है तो काम यही तो समाप्त होगा। तो हम अंदाजन से हम ये मान लेंगे कि लगभग ये 8 दिन का वर्क है। कितने दिन का है? 8 दिन का। तो यहां पर कौन काम छोड़ रहा है? यहां पर 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो देखो बच्चों, यहां से यहां तक 8 दिन हो गए, तो लगभग ये आगे 8 दिन, ये 4 दिन, ये कितना 4 दिन पहले। तो यहां पर किसने काम छोड़ दिया? बी ने काम छोड़ दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा सी ने कितने दिन कार्य किया। अब देखो कैसे करेंगे। एक चीज समझो आप, जब ये काम टोटल तीनों एक साथ करते चल रहे हैं, तीनों एक साथ काम चल रहे हैं, लेकिन यहां पर आने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। किसने? बी ने। तो सी ने काम ए ने काम कहां छोड़ा? 4 दिन बाद। तो बताओ ये काम किसने करा है? ये काम किसने करा है? ये 4 दिन का काम किसने करा है? बी ने तो छोड़ दिया। तो एक तो ए बचा और एक कौन बचा? सी बचा। अब बताओ ए का एक दिन काम कितना है? ए का एक दिन काम 6 है और सी का एक दिन काम कितना है? 3। तो ये 9 हुआ। और क्या दिन काम करेंगे? 4 दिन काम करेंगे। तो 9 चौक 36, यानी ये वाला वर्क कितना हुआ हमारा? ये वाला वर्क हुआ 36। अब उसके बाद यहां पर ए ने भी काम छोड़ दिया, तो अब इस काम को कौन करेगा? इस काम को करेगा सी। और सी कितना काम करता है एक दिन में? 3। और क्या दिन काम करेगा वो? 8 दिन काम करेगा। तो ये कितना काम हुआ? ये हुआ 24 कार्य। कितना काम हुआ? 24 कार्य हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये कितना है 36 और ये कितना है 24। तो कितना हुआ? ये कितना हो? 3 और 2 5 और 1 6, यानी 60 काम हमारा हो चुका है। कितना? 60 काम हमारा हो चुका है। तो अगर मैं 216 में से कितना काम घटाऊंगा 60, तो कितना बचेगा? 11 में से 6 गए, कितना बचेगा? 5। और ये कितना है? 156, यानी 156 कार्य हमारा रह गया। और वो 156 कार्य कौन सा है? वो 156 कार्य वो है जो तीनों ने करा है, यानी 156 कार्य तीनों ने करा है। और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 4 10 और 3 13। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 13 कम 13 और 13 दूनी 26। तो हमसे फाइनली क्या पूछा है कि सी ने कितने दिन काम करा? तो बताओ बच्चों, यहां पर सी ने काम किया कितने दिन काम करा? 12 दिन। यहां पर सी ने काम करा 12 दिन। कितने दिन काम करा? 4 दिन। 12 4 कितना हुआ? 16। 12 4 कितना हुआ? 16। और यहां पर 8 दिन किसने काम करा? सी ने। तो ओवरऑल सी ने कितने दिन काम करा? 16 और 8 कितना होता है? 24, यानी सी ने 24 दिन कार्य किया।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखो क्या क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 16 दिन में, जबकि बी और सी इसे 16 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है पहले ए ने इस पर कितने दिन काम करा, 5 दिन, फिर बी ने 7 दिन काम करा और शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी ने अकेले इस पर कितने दिन कार्य किया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल वर्क की। टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम होगा और वो कितना जाएगा 48। तो टोटल वर्क कितना हुआ 48, तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48। ठीक, अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप ऐसा समझो, मैं कहता हूं कि ये जो हम इसकी बात अगर मैं कर रहा हूं, ये जो है ये टोटल वर्क है। क्या है ये टोटल वर्क है। और टोटल वर्क कितना है, ये 48 48 कार्य है। कितना है ये 48 कार्य है। टोटल वर्क कितना है 48। अब इस पर ए ने तो क्या दिन काम करा है, ए ने क्या दिन काम करा है 5 दिन काम करा है। और बी ने कितने दिन काम करा, बी ने 7 दिन काम करा। कितने दिन 7 दिन। तो हम क्योंकि हमें ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी पता है मिलकर, कितना ए और बी दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में 4 काम करते हैं। बी और सी दोनों कितना काम करते हैं 3 काम करते हैं। हमें एक एक की एफिशिएंसी नहीं पता, एक एक की क्षमता नहीं पता। हम ऐसे कह नहीं सकते कि ए और बी दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं तो ए भी 2 काम करेगा, बी भी 2 काम करेगा। हो सकता है ए 1 काम कर रहा हो सकता है बी 3 काम कर रहा हो, 3 काम कर रहा हो। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, देखो यही तो सारी चेयर है। आप इसको ये मान लो 48 चेयर बनानी है। कितनी चेयर बनानी है 48 चेयर बनानी है। ए कितने दिन काम कर रहा है 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहे हैं। तो हम बस इतना काम करते हैं, बी जो 7 दिन काम कर रहा है, बी 5 दिन का कार्य जो है वो ए के साथ में कर लेगा। तो ए भी 5 दिन काम करेगा, बी भी 5 दिन काम करेगा। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4। तो बताओ 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दिन में करेंगे 20 कार्य। ठीक है, अब जब बी ने 5 दिन तो काम किसके साथ कर लिया, ए के साथ कर लिया। अब बी का 2 दिन का काम बच गया। बी का क्या दिन का काम बच गया 2 दिन का। तो अब बी 2 दिन सी के साथ कार्य कर लेगा। जब बी और सी दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में करते हैं 3, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 6 काम कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों इन्होंने कितना काम कर लिया 26 काम कर लिया। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क कितना था 48। 48 में से 26 काम हो गया तो शेष कितना रह गया, शेष कितना रह गया 22 कार्य शेष रह गया। अब क्योंकि पहले सी ने क्या कहा था कि मैं इस कार्य को, सी ने 13 दिन में शेष कार्य समाप्त कर दिया। जब सी ने 2 दिन ऑलरेडी काम कर लिया किसके साथ में, बी के साथ में, तो अब क्या कहेगा सी, अब कहेगा सी कि अकेला शेष काम वो क्या दिन में समाप्त कर देगा 11 दिन में कर देगा। क्या दिन में। तो अगर मुझे सी की क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, क्योंकि काम बचा है 22 और अब आप सी उस काम को क्या दिन में कर देगा 11 दिन में कर देगा। तो इसका मतलब सी की क्षमता कितनी होगी 2। सी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा है सी अकेला उस सारे काम को कितने दिन में करेगा। तो सी से सारा काम करवाना और टोटल काम कितना है 48 और वो करता है एक दिन में 2। तो क्या दिन में काम हो जाएगा बच्चे 24 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 और जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जनरल तरीके से सोल्व करते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं एवरेज की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एवरेज की बात करता हूं, तो ये एवरेज होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन।
सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी अगर मैं औसत को डेफिनेशन समझता हूं तो औसत का मतलब होता है पदों का योग, क्या पदों का योग, और डिवाइड करते हैं पदों की संख्या से डिवाइड करते हैं, पदों की संख्या से डिवाइड करते हैं। अब इस चीज को समझो आप, अगर मुझे पदों का योग निकालना, क्या निकालना है, अगर मुझे पदों का योग पता करना है तो मुझे औसत में क्या करना पड़ेगा, औसत में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, पदों की संख्या का, पदों की संख्या क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे यह पता चल जाएगा कि पदों का योग कितना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को समझो, देखो हमें क्वेश्चन दिया है टोटल संख्या कितनी है, 13। कितनी संख्या है, 13 संख्या है। तो मैं 13 संख्या लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 संख्या लिखी हुआ। तो इसने कहा कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत, तो अगर मैं प्रथम 7 संख्याओं की बात करता हूं तो यहां तक जाएगा। प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है, औसत है 63, कितना है, औसत 63। और अंतिम 7 संख्याएं, तो अंतिम 7 संख्या कौन जाएंगी, अंतिम 7 संख्या हो जाएंगी बच्चे ये वाली। तो इनका औसत कितना दे रखा है, इनका औसत कितना है, 70। और इन सारी संख्याओं का औसत कितना है, सारी संख्याओं का औसत कितना है, 68। यानी 13 की 13 संख्याओं का औसत कितना है, 68 है। तो सबसे पहले सबसे जनरल मेथड, देखो बच्चों, जब हमने पहले वाली 7 संख्याओं का औसत निकाला तो हम ये जो 7वीं संख्या थी वो उसमें आया। जब हमने अंतिम 7 संख्याओं का औसत निकाला तो भी यहां पर क्या आएगा, 7 संख्या इंक्लूड होती है। यानी 7वीं जो संख्या है वो कितनी बार आ जाती है, वो 2 बार आ जाती है, वो 2 बार रिपीट हो जाती है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे पहली 7 संख्याओं का कुल योग, तो 7 गुणा 63 प्लस, फिर लिखेंगे अंतिम 7 संख्याओं का योग, तो 7 गुणा कितना, 70। तो ये टोटल आ गया। अब हमें इसके सम में पता है एक संख्या क्या हुई है, रिपीट हुई है। तो अब हम इसे माइनस करेंगे क्योंकि हमें पता है 13 संख्याओं का औसत कितना होता है, वो दे रखा है कितना, 68 दे रखा। अब आप इसको सोल्व करो, 7 या 21 2, कितना 2 कैरी आउट, 7 6 42 2 44 प्लस 7 कितना हुआ 49 490 माइनस 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104, कितना कैरी आउट हो जाएगा 10, 13 6 78 78 10 कितना हुआ 88, कितना हुआ 88 हुआ। इसका सम करो 1 9 और 4 कितना हुआ 13, कैरी आउट एक होगा 4 4 8 1 931 माइनस 880। जब आप 931 कितना है 931 में से आप लेस करोगे 880 तो कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा, ये आएगा 51। कितना आएगा, कुछ गलती होगा, तेरह 104 10 कैरी आउट 13 6 78 10 88। यहां पर सम करके देखते हैं 441 और 490, 1 9 और 4 13 1 931। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या है, तो 931 में से लेस करें कितना 880, तो ये 1 आएगा और 13 में से हट गए 5, तो क्या आया 51। कितना आएगा 51, ये ऑप्शन मिस्टेक है। तो हमारी वो 7वीं संख्या कितनी आ जाती है 51 आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलो अब मैं इसका आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। देखो शुरू में 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 13 संख्याओं का औसत दिया है 68, कितना दिया है 68। अब अगर मैं सबसे पहली 7 संख्या की औसत बात करता हूं तो वो कितना है, वो दे रखा है 63 और लास्ट की 7 संख्याओं का औसत कितना है, वो 70 है। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको काम ये करना है कि आपने ये संख्या देखनी है कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है, किससे, इस वाली संख्या से। तो कितना कम है, ये 5, तो यहां लिखेंगे -5। कितना लिखेंगे -5। अब ये कितने पे है -5, 7 पे, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, तो
35 आता है। अब आप ये वाली संख्या का कंपैरिजन करो, 70 क्या है, ज्यादा है किससे, 68 से। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, प्लस के 2 और क्या पे 7 पे, तो 7 दूनी 14। अब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 में 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 और ये कहाँ आएगा, माइनस का आएगा। तो अब आपको करना क्या है, फाइनली ये जो 68 है, ये जो 68 है, ये 68 में आपको ऐड करना है कितना, माइनस के 21, यानी 68 माइनस के 21, 8 में से 1 जाए कितना आएगा 7 और 6 में से 2 का कितना आएगा 4, तो 47 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों 36 छात्रों की समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है 36। 36 कौन है, 36 छात्र हैं और इन छात्रों की औसत आयु कितनी है, इन छात्रों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। अब इसमें क्या हुआ कि एक शिक्षक भी शामिल हो गया, तो कैसे करोगे बच्चों, जब इसमें एक ऐड हुआ तो कितने हो जाएंगे, अब 37 हो जाएंगे। और औसत आयु में क्या फर्क पड़ा, 1 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो 1 वर्ष की वृद्धि होने के बाद क्या होगा, यानी ये हो जाएगा 15 वर्ष। पहले कितना था, 15 कितना था, 14 वर्ष था, और अभी कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसको जनरल तरीके से करोगे तो एक तरीका तो यह है कि 37, जब 37 हो जाते हैं एक शिक्षक इंक्लूड होने के बाद, तो उनकी टोटल आयु कितना का 15 वर्ष, और स्टार्टिंग में कितना है 36 की औसत आयु कितना है 14 वर्ष है। लेकिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्टली अप्रोच बता रहा हूं कि 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है, उसमें एक विद्यार्थी एक शिक्षक इंक्लूड होता है तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो हमसे पूछा है कि जो शिक्षक आया है उसकी आयु कितनी है। तो आप कैसे करोगे प्यारे बच्चों, यहां देखो औसत आयु कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे 1 वर्ष। कितना बढ़ा है 1 वर्ष। और यहां पर शिक्षक भी कितना आया है, यहां पर भी एक शिक्षक हुआ है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है इसमें, तो 1 गुणा 15 प्लस, और 36 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 1 में, यानी 36 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा ये 15 प्लस के 36, 6 और 5 कितना हुआ 11, 3 और 1 4 और 1 5, यानी जो शिक्षक है, जो शिक्षक इंक्लूड हुआ है कक्षा में वो कितने साल का है, वो 51 वर्ष का है। कितने वर्ष का है 51 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपए अधिक होती आए, तो हमें क्या बताना है, हमें ये धन बताना है, यानी प्रिंसिपल बताना है। प्यारे बच्चों, ब्याज का मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, इंटरेस्ट से होता है। यानी जब भी हम ब्याज की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब रेट से होता है, दर से होता है। तो यहां पर जो रेट है वो 1% है। कितनी है 1% है, और वो 1% की रेट कै साल के लिए है, वो 2 साल के लिए है। तो साधारण ब्याज की दर हर वर्ष कैसी होती है, समान होती है। यानी जब पहले साल भी 1% है और दूसरे साल भी 1% है तो कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। और 2% की वजह से हमें कितनी इनकम हुई है 240 रुपए की इनकम हुई है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 रुपए। और कोई भी मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है 100% होता है। यानी जब आप यहां से 100% की वैल्यू निकालोगे तो 120 का मल्टीप्लाई किसमें कर दोगे 100 में, तो कितना जाएगा बच्चे 12,000 आ जाएगा। यानी मूलधन कितना हुआ है, मूलधन कितना हुआ है 12,000। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
ए और बी किसी एक दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो वह दूरी ज्ञात करो। बच्चों, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं एक डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैंने कहा दो स्थान है ए और बी। कितने स्थान है? ए और बी दो स्थान है। इनके बीच का डिस्टेंस मैं कितना मान लेता हूं? 100 किलोमीटर का। कितना मान लेता हूं? 100 किलोमीटर का। एक व्यक्ति ए से बी की तरफ चलता है जिसकी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा व्यक्ति भी ए से बी की तरफ चलता है जिसकी चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं किसका, अगर आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपकी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो बताओ आप कितनी देर में इस डिस्टेंस को कवर करोगे? तो ये आएगा क्या घंटे? 5 घंटे में डिस्टेंस कवर होगा। अगर आपकी चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय होगी बच्चे? 100 किलोमीटर की दूरी तय होगी 4 घंटे में। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हमारा डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। तो जो अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, स्पीड का रेशो लेता हूं, तो यहां पर 20 पहले की कितनी है? 20 और फिर कितनी है? 25। ये कितना है? अगर मैं इनका रेशो निकाल लेता हूं तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी स्पीड का रेशो कितना है? 4/5 है। अगर मैं टाइम की रेशो की बात करता हूं, अगर मैं टाइम की रेशो की बात करता हूं तो यहां पर टाइम कितना है? 5 और नीचे टाइम कितना है? 4। यानी जो स्पीड का रेशो होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा किसका रेशो होता है? टाइम का रेशो होता है। किसका? उसका उल्टा टाइम का रेशो होता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। हमें दोनों की चाल दे रखी है। पहले की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ही हमारा क्या जाएगा? स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो बच्चों हम यहां से काय का रेशो निकाल सकते हैं? टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं 10/9। यानी जब चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो टाइम 10 यूनिट लग रहा है, और जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी तो तब टाइम कितना लग रहा है? 9 यूनिट लग रहा था। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि जब चाल बढ़ जाती है तो यहां पर टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? उसमें क्वेश्चन में कहा है कि 36 मिनट। कितना? तो यहां पर देखो इसको टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? एक और एक का मान कितना है? 36 मिनट। यानी एक यूनिट डिनोट कर रही है किसको? 36 मिनट को। क्वेश्चन में क्या पूछा है? वह दूरी बतानी है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बताओ बच्चों, यहां पर कितनी स्पीड है? यहां पर स्पीड की है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है? टाइम देखो कितना है? 10 यूनिट। जब आप टाइम 10 यूनिट की बात कर रहे हो और एक यूनिट का मान कितना है? 36, तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा। और मिनट को हम काय में चेंज करेंगे? घंटे में। तो घंटे में भाग करने क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। तो 10 छिंग 60 और 6 छिंग 36 और 9 छिंग 54। तो ये कितना जाएगा? 54 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस 54 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, थैंक यू। डाउन